का कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग से मिल मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जाहिर बात है बीच में काफी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं और काफी आपके आते हैं, बीच में लाइव आते हैं, लेकिन जो लाइव होते हैं उनको लाइव आके अटेंड कर लिया करें। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक आता है किन्जा, वो है हमारा तहसीलदार रेवेन्यू का बच्चे। अच्छा जी, अब ये तहसीलदार रेवेन्यू है क्या लॉस? सबसे पहले थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या नाम है, तहसीलदार रेवेन्यू लॉस किस तरह तैयार करने हैं। अच्छा, हमारे पास टोटल जो लॉज आते हैं ना, मैं आप लोगों को 3 लॉस कवर करवाऊंगी जो कि आपके पीपीएससी में, ठीक है, जो कि आपके पीपीएससी ने प्रॉपरली आपको सिलेबस के अंदर लिख कर भेजा है। ठीक है। अगर किसी के पास वो नोटिफिकेशन जो आपका आया था पीपीएससी का, वो अगर अवेलेबल है तो आप लोग देखिए कि एफपीएससी ने उस नोटिफिकेशन के ऊपर ये भी कहा था कि भाई ये 3 लॉस के अलावा भी मैं अगर देना चाहूँ पेपर के अंदर तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है। अब ये 3 लॉस के अलावा वो कहाँ से दे सकता है? जिसका माइक ओपन है ना, काइंडली प्लीज अपने माइक का ख्याल रखें। अच्छा जी, वो कहता है कि भाई मैं इन 3 लॉस के अलावा भी कहीं से ढाल कर दे सकता हूँ। अब ये है कि वो कहाँ से पेपर डाल के देगा, ये 3 तो आगे और बाकी कहाँ से डाल कर देगा। इस चीज की कहानी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई ये 3 लॉस तो हम करेंगे, लेकिन जो उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपने बाकी की चीजें कौन सी तैयार करनी है, ये चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बताऊंगी किस तरह करनी है। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे मैं ये बताती चलूं कि एक चीज याद रखिए, आप लोगों का यहाँ पे जो तहसीलदार का पेपर आता है, दिमाग खोल के, आंखें खोल के मेरी बात सुननी है। तहसीलदार के पेपर में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है। बहुत ज्यादा टफ है, बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी अप्लाई की है, जो बच्चे पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, जो बच्चे फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने भी बीच में अप्लाई किया है, जो लोग सिविल जज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी बीच में अप्लाई कर दिया, जो लोग एडवोकेट हैं, ठीक है, उन्होंने भी बीच में अप्लाई कर दिया। तो अब आप यहाँ से एक चीज देखें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ पे कंपटीशन इतना टफ है। एक चीज याद रखिए, आप जितना मर्जी अपने एसए का, इंग्लिश एसए की बात कर रही हूँ, जो पेपर आपका आएगा इंग्लिश का, इंग्लिश के पेपर की बात कर लें या उर्दू के पेपर की बात कर लें, आप जितना भी अच्छा करके आएंगे, आपका अगर बहुत अच्छा पेपर होता है तो वो आपको 75 तक आप लोगों के जो कह लें कि मार्क्स आ सकते हैं, 75 आगे, 70 आगे, इसके अराउंड ही रहेंगे। ठीक है। क्योंकि 100% तो वो नहीं कभी भी देगा ना आपको इस तरह के पेपर के अंदर। दूसरी बात याद रखिएगा, जीके का पेपर जो पीपीएससी डाल के देता है, जीके का पेपर एज कंपेयर टू पीपीएससी, ये एफपीएससी, इसका जीके का पेपर थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। पीपीएससी का जीके के पेपर में जाहिर बात है, अगर जिसका जीके अच्छा होगा, जिसे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे, लेक्चर्स लिए होंगे, वो तो चलो पेपर के अंदर 100 में से 90 भी लेकर आ सकता है। और तहसीलदार का जो आपके रेवेन्यू लॉस का जो एग्जाम है, ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपका मेरिट बनेगा, आपका स्कोर हाई होगा, ये चीज याद रखनी है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि तहसीलदार रेवेन्यू लॉस के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं। आपका अगर अगर किसी ने बहुत अच्छा तैयार कर लिया तो भैया आप पूरे पूरे भी ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि तैयार अच्छा किया हो। तो इसीलिए किसी बच्चे ने भी ये नहीं सोचना कि भाई मैं एक लॉ कर लेता हूँ दूसरा छोड़ देता हूँ। ठीक है। एक लॉ के अंदर से चलो इतने एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे, 40 नंबर आगे पास हो गए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तैयबा इसके अंदर। पीपीएससी के हर पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप एक चीज देखें कि किसी ने ये नहीं सोचना कि भाई मैंने तीनों लॉस कर लिए हैं बस काफी हैं, बाकी जो नोटिफिकेशन आया था उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, वो नहीं करना हम लोगों ने। ठीक है। भाई नोटिफिकेशन जो आपका आया था ना, उसके मुताबिक क्या चीजें करनी है, उसके लिए मैंने सोचा है कि बच्चों के लिए ना स्पेशल एक बैच का या सेशन अरेंज करूंगी जो हमारा सिर्फ 3 दिन का होगा।
ठीक है। और उसके अंदर बाकी जितनी चीजें आती हैं आपके लॉज के मुतालिक, यानी आपका जो रूल्स आते हैं, ठीक है, जो लॉज आप पढ़ेंगे उसके बाद जो रूल्स आते हैं, वो रूल्स के लिए मैं आप लोगों की 3 दिन की क्लासेस जो है ना अरेंज करूंगी या एक सेशन रख लूंगी, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने इसको अच्छे तरीके से समझा है ना मेरे से, वो बच्चे के नंबर बड़े अच्छे आ गए। अब ये जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के सो रहे हैं ना, ये इधर ग्रुप के अंदर बैठ के व्हाट्सएप के, और 14 बच्चे क्लास में, अब बाकी 60 देखे ना बच्चे ग्रुप के अंदर ऐड हैं, और बाकी चिल मार रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे भी पेपर में नंबर नहीं आ सकते। एटलीस्ट हम लोगों ने एक टाइम डिसाइड किया था कि भाई हम इस दिन आके जो है क्लास अरेंज करेंगे, या हमारा ये टाइम होगा, उस टाइम पे तो ज्वाइन करना चाहिए। हर कोई रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हुआ है, फिर जाहिर बात है रिकॉर्डिंग से जिनकी तैयारी होती है वो फिर कर लें। तो क्या बताएं, स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा जी, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूं, मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। किसी बच्चे ने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैम ने लेक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, मैम डॉक्यूमेंट हमें नहीं देंगी। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। आप लोगों को लेक्चर के बाद मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी फुल नहीं है, ठीक है। आपका लेक्चर 1 होगा, ये डॉक्यूमेंट बीच में आएगा, लेक्चर 2 का अगला आएगा, लेक्चर 3 का, इस तरह पार्ट्स के अंदर आएगा। तो वो ये है कि आप फिर बाद में उसको मर्ज करके जो है ना प्रिंट फॉर्म में आप लोग निकलवा सकते हो। अच्छा जी, एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये चीज है कि आप लोगों को जो मैंने नोट्स भेजे थे, याद है? जरा हाजिरी लगवाएं, याद है मैंने रेवेन्यू लॉस के नोट्स भेजे थे? उठें जरा जागे, बताएं मुझे किस किस ने प्रिंट निकाला है उन नोट्स का। नोट्स का प्रिंट किस किस ने लिया है? अनम, किंजा, किस किस ने प्रिंट लिया है? नोट्स का प्रिंट लेना लाजमी है, उसके प्रिंट के बगैर उसका कोई गुजारा नहीं है भाई, ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। सैरिश आपको नहीं मिले, चलें जी, सेव करके रखा है तैयबा। सैरिश दोबारा से मैं रीसेंड करवा देती हूँ ग्रुप के अंदर हमारा। हाँ, सब मैं रीसेंड दोबारा करवा दूंगी, मैं दोबारा रीसेंड करवा दूंगी, कोई मसला नहीं। आप सबने कल की क्लास से पहले पहले हर बच्चे के पास वो प्रिंट फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ। जिस स्टूडेंट ने कहा हमारे पास नहीं है, उसको मेरे से डंडे पड़ जाने हैं, मैंने पहले कह दिया, क्योंकि मैंने आज सिर्फ डॉक्यूमेंट वो ओपन करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ाना है। आपने उन रेवेन्यू लॉस को अपने सामने ओपन करके रखना है। मैं बात करूंगी सेक्शन 1 की, आप सेक्शन 1 पे देखेंगे नोट्स पे। मैं बात करूंगी सेक्शन 2 की, आप अपने नोट्स पे सेक्शन 2 के ऊपर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक टाइम के ऊपर डबल स्क्रीन ऑन नहीं कर सकती ना। तो आप लोगों ने अपने पास वो नोट्स ओपन करके रखने हैं, ताकि जब मैं बात करूं, जब मैं डेफिनेशंस पढ़ रही होंगी, जाहिर बात है मेरे पास भी ओपन होंगे, तो मैं जब हार्ड फॉर्म में उसको पढ़ रही होंगी तो आपने अपनी तरफ से उनको ऊपर नोट करते जाना है, मैम ये वाली डेफिनेशन पढ़ रही है, ये वाली चीजें, बाकी ये स्क्रीन तो हमारे पास अवेलेबल होगी। क्लियर हो गया इतना? हसीब रेवेन्यू लॉ की बुक नहीं चलेगी ना, हसीब बच्चे बुक नहीं रखनी। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूं। वो स्टूडेंट जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे भी बताती चलूं। बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं हसीब बच्चे। अब उसमें ये है कि जो किताबें अवेलेबल हैं कुछ नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बने हुए हैं, छोटी छोटी किताबें हैं। अब उसके अंदर जो मटीरियल है ना, वो आउटडेटेड मटीरियल है। आउटडेटेड मटेरियल का मतलब ये है कि काफी सारी अमेंडमेंट्स आपके एक्ट के अंदर हो चुकी हैं, डाटा जो प्रिंट हुआ है उनमें किताबों में वो सारा पुराना है। फिर जो अमेंडेड आर्टिकल्स होंगे उनको बीच में कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे हैं उसी के ऊपर आप लोगों ने सारा लिखना है। और एक और चीज, किसी ने इंटरनेट से खुद डाउनलोड करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जब आप लोग लैंड रेवेन्यू एक्ट डाउनलोड करते हैं तो ये टोटल 5 एक्ट्स आते हैं। हाँ, 5 एक्ट्स आते हैं ये, टोटल 5, ठीक है। आप देखें, हम लोगों ने पंजाब का पढ़ना है, पंजाब के अलावा हमारे पास बाकी सूबों का भी है मौजूद, हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान का भी है। अगर यहीं पे हम लोग पंजाब की, हाँ, अगर यहीं पे हम लोग पंजाब की बात करें ना, तो पंजाब में इंडिया के पंजाब का एक्ट भी आपके इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं नेट खोलते हैं भाई, डाउनलोड करके पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, मैं पहले बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को नोट्स ऑलरेडी भेज दिए हैं, जो भेजे हैं वहीं से पढ़ने हैं, ठीक है। हसी बच्चे क्या कहा है आपने? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बुक है, मेरे फादर के पास होती थी वो वाली है। अब हसी बच्चे मुझे नहीं पता ना उसके अंदर, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो किताब है, अब वो पुरानी छपी होगी तो वो तो नहीं ना। अब आप देखें अमेंडमेंट्स होती जाती हैं, उसके अंदर नया एडिशन होता जाता है।
तो आपकी अगर वो तो अपडेटेड है तो आप यूज कर लें, अगर बहुत पुरानी पड़ी हुई है फिर तो इस्तेमाल नहीं ना करनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे सेक्शन या बहुत से ऐसे एक्ट्स मिलेंगे जो अपडेट हो चुके हैं, जिसमें अमेंडमेंट हुई है, तो अमेंडमेंट वाले तो हम लोगों ने पढ़ने हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए, अमेंडमेंट वाली भी चीजें मैं बता दूं किस तरह आती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, ठीक है, हम सेक्शन 1 की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेक्शन आगे ब्रैकेट में ए, ठीक है। सेक्शन 1 के साथ आगे अगर ए लिख के आया होगा तो यहां से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये अमेंडमेंट हो चुकी है, बीच में न्यू मटेरियल ऐड हुआ है, गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट की है। निशानी समझ में आ गई कि किस तरह पता लगेगा कि कौन से सेक्शन में कैसे अमेंडमेंट हुई है? इतनी बात समझ में आई? जहां पे ए बी सी डी आगे मजीद सेक्शंस के साथ ऐड होते जाएं तो वो समझिएगा कि वो अमेंडमेंट्स ऐड हो रही हैं, उस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट्स आती जा रही हैं। तो इस तरह अगर तो आपके पास अपडेटेड किताब है तब आप रखें, अगर नहीं है तो प्लीज रिस्क नहीं लेना, ठीक है, रिस्क नहीं लेना किसी भी तरह का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब प्लीज काइंडली आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है कि भाई किसी का माइक ओपन ना हो, क्योंकि फिर मुझे बार बार जो है ना माइक खुद ऑफ करना पड़ता है। क्लास में आते हैं तो देखा करें कि माइक तो नहीं हमारा ऑन। अच्छा जी। हम बात करते हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की, ठीक है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है, सबसे पहले बात ये करते हैं ना प्रियम्बल इसका क्या है, ये पास कैसे हुआ, इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, सारा क्या है, ये सारी चीजें सबसे पहले हमारे पास आती हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो हमारे पास आता है 1967 का एक्ट। अब आप जब अपनी किताब यानी जो नोट्स ओपन करेंगे उसके अंदर आप लोगों के पास लिखा होगा वेस्ट, ठीक है, एक वर्ड लिखा होगा वेस्ट पाकिस्तान। तो एक चीज याद रखिए, ये जब लैंड रेवेन्यू पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जब 1967 का पास हुआ था तो ये पुराना एक्ट है, ठीक है। पार्टीशन के टाइम का एक्ट है, जब वेस्ट पाकिस्तान और ये दो वेस्ट और ईस्ट अलग अलग हुए थे उस टाइम का ये एक्ट है। उसके बाद आज तक उसका नाम उन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। हालांकि इसके अंदर अमेंडमेंट करके उनको नाम चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, इसीलिए उसके साथ वेस्ट पाकिस्तान अभी तक लिखा हुआ है। अच्छा जी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग किस एक्ट की बात कर रहे हैं, उस एक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लैंड, लैंड का मतलब है एग्रीकल्चर लैंड, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हम रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं पंजाब की लैंड के हवाले से। अब लैंड में तो ये 3 किस्म की लैंड्स आती है ना, एक आपकी कमर्शियल आ गई, ठीक है, एक आपकी रेजिडुअल आ गई जहां पे आप लोग रहते हो, आप लोगों के घर मकान सबके, ठीक है, तीसरी आपकी एग्रीकल्चर लैंड आती है। अब आपने गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रेवेन्यू किस तरह वो कलेक्ट कर सकती है? थ्रू टैक्सेस, यानी एग्रीकल्चर लैंड पे जब वो टैक्स लगाएगी, अब वो जो टैक्स की कलेक्शन होगी वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनेगा। इस चीज का ख्याल रखना है कि लैंड सिर्फ हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, ज़राई जमीन की बात कर रहे हैं हम, ना ही कमर्शियल की बात कर रहे हैं, ना ही रेजिडुअल की बात कर रहे हैं। टैक्स किस पे लगेगा? ज़राई जमीन के ऊपर, और उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और हम किसका पढ़ रहे हैं? हम पंजाब का पढ़ रहे हैं, ना हम बलोचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम सिंध के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम NWFP के बारे में, KPK के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंजाब के बारे में। यहां तक बात क्लियर हुई? बताएं, यहां तक क्लियर हुआ? हाजिरी सासत लगवाते जाएं ताकि मुझे पता चले कि जाग रहे हैं सारे। अच्छा जी, अब ना इस जो हमारे पास एक्ट आता है, अगर इसकी बात की जाए, हाँ हाँ जी, अगर इसकी बात की जाए, अब एक चीज देखिएगा, इसके अंदर हमारे पास पढ़ने के लिए बेशुमार चीजें मिलेंगी, ठीक है। खतौनी किसे कहते हैं, खसरा नंबर किसे कहते हैं, खेवट किसे कहते हैं, मुहाल किसे कहते हैं, जिला मलकियत, ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है, और वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। मैं तैयारी ऐसी करवाऊंगी कि आपकी चीजें फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी, लेकिन
फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें सिर्फ एक बार सुन लेने से नहीं होंगी, आपको बार बार खुद उसको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ये बच्चों को कहती हूँ कि सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म होकर रिवीजन करनी है आपने। मैं अगर आज क्लास लेती हूँ ना, आपका काम है कि कल दिन में 3 दफा बैठ के इसकी रिवाइज कर लिया हो आपने, ठीक है? ताकि कल जब मैं क्लास में आपसे पूछूं ना कि आतिका बच्चे मलकियत का क्या मतलब है, ठीक है, आप बता देंगी, पूरी स्टोरी पीछे सुना देंगी, मैम ये टाइटल होता है, ऐसी जमीन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात करें तो हम किस लैंड की बात कर रहे हैं, फौरन इकरा जवाब देंगी कि भाई हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई हम लोगों ने टैक्स कलेक्ट करना है एग्रीकल्चर लैंड पे, लेकिन हालात कुछ यूं है कि इसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन तो आपका आता है टाइटल और डेफिनेशन। कोई भी एक्ट निकाल लें, किसी भी किस्म का एक्ट निकाल लें, उसके अंदर पहला सेक्शन ही आपका टाइटल और डेफिनेशंस का होता है। टोटल सारी डेफिनेशंस लिखी होती हैं। और एक चीज याद रखिए, हमारा जो तहसीलदार का जो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो एक्ट आता है, इसके अंदर जो सेक्शन नंबर 1 है आपका, ठीक है, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस की बात करते हैं, जब डेफिनेशंस की बात करेंगे इसके अंदर से 5 मार्क्स पक्के हैं आपके। क्लियर हुई बात? डेफिनेशन के अंदर से 5 MCQs पक्के हैं, इसीलिए आंखें खोल के और दिमाग खोल के चीजों को पढ़ना है। पढ़ना किस तरह है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट को रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज हम क्या पढ़ सकते हैं, हम देखेंगे कि भाई कौन सी लैंड है, जमीनें कौन कौन सी हैं। आप देखें, जमीन एक किस्म की नहीं आती। हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, ये सारी चीजें आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कि हमारी जमीन एक किस्म की नहीं आती। अगर एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, हमारी बहरन जमीन भी आती है जिसके अंदर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन उसके ऊपर कोई फसल काश्त नहीं हुई, ठीक है। हमारे पास ऐसी लैंड्स भी आती हैं, अब आप लोग सबने ये पढ़ा होगा, जिनको बारिशों के जरिए पानी दिया जाता है, ठीक है। दूसरी हमारे पास ऐसी आती हैं, ठीक है, जिनको आर्टिफिशियल तरीके से पानी दिया जाता है फसलों को। तो हमारे पास टाइप्स आएंगी, ठीक है। उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, एरियाज पढ़ेंगे, किस जगह पे हैं वो चीजें, ठीक है, किस जगह पे लैंड है, आपकी फसलें किस जगह पे है। अब वो कहता है कि भाई ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, टाइटल पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ ली, इसके बाद हम देखते हैं कि किस किस्म की जमीन होगी, ठीक है। अगर कोई ज़रूरी जमीन है और उसके ऊपर अगर किसी किस्म का कोई फसल नहीं उगी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर साल के अंदर एक एग्रीकल्चर लैंड पे 12 लगा लेके 12 फसलों की हम बात करेंगे। और 6 साल तक, 6 साल तक जिस जमीन के ऊपर, मैं दोबारा बता रही हूँ, 6 साल तक, 6 साल तक जिस जमीन के ऊपर कोई काश्तकारी ना की जाए उसको बैरन लैंड कहेंगे। और उसके ऊपर टैक्स क्या क्या सिस्टम होगा वो चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ हाइलाइट्स बता रही हूँ समझाने के लिए, आगे ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो बताता है कि भाई हु कौन कलेक्ट करेगा। आपने एक एक्ट बना दिया, उस एक्ट में हमने बात करनी है कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, और वो रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट भी तो करना है ना किसी ने, वो रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा। अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, थोड़ा सा भाई इधर उधर हो ना, साथ ही नेट कहता है भाई मैं खराब हो गया हूँ। चलें जी, हम जहाँ पे थे दोबारा वापस आते हैं वहीं पे। मुझे बताइएगा, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हुई सबको? हाजिरी लगवाएं जरा एक बार सारे। यस मैम। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हु कौन कलेक्ट करेगा। अब जाहिर बात है यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, वो ऑफिसर्स कौन होंगे, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, उनकी पूरी एक हायरार्की पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो कौन है, कौन कलेक्ट करेगा, उनकी पावर्स क्या है, क्या पावर्स दी गई हैं, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लैंड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट पढ़ेंगे, इनको दर्ज कौन करेगा। भाई देखिए, हम लोगों ने एक टैक्स पे किया है, ठीक है, मैं हूं, मैंने अपनी जमीन का टैक्स पे किया है। भाई उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट कौन बनाएगा, कौन देगा, वो सारा कुछ, हाउ कितना टैक्स पे करना है मैंने,
मेरी इतनी जमीन है, मैंने कितना टैक्स पे करना है, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आएंगी, आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट बताता है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को पेपर के अंदर वो स्टूडेंट जो ये पूछते हैं मैम सेक्शन नंबर याद रखना है, ये चीज सेक्शन नंबर 1 में है, ये 2 में है, भाई सेक्शन नंबर्स भी याद रखने हैं। ठीक है। अगर वो आपको पेपर में दे देते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट दे देगा नीचे आपको, कोई भी एमसीक्यूज वो ऑप्शंस दे दिए, अगर वो पेपर में आप लोगों को पूरा जो है बता देता है कि भाई ये पूरी स्टेटमेंट है, बताएं ये किस सेक्शन में है, पावर्स किस सेक्शन में डिफाइन की गई हैं, कौन सा चैप्टर है, ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे यहाँ पे ये सिर्फ बेसिक चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, अभी हम लोग पूरे एक्ट की तरफ नहीं गए, ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड कर रही हूँ एक्ट के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वो स्टूडेंट भी बीच में है जिनका पीछे लॉ से कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं पता उनको, तो जाहिर बात है पीछे सारा भी मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊंगी, जान पहचान बढ़ाएंगे तो फिर आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी। इसके बाद वो कहता है कि भाई हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनका क्या काम है, वो कहते हैं उनका काम है असेसमेंट करना। ठीक है। असेसमेंट करना भाई, जाके सर्वे वगैरह करना, पार्टीशन करना, ठीक है, मलकियत है किसी की, ठीक है, उसको पार्टीशन करना, यानी कुछ आपका किन्जा की जमीन होगी, कोई बीच में आ जाएगी, जैनब की जमीन आ जाएगी, तो वो जाके पार्टीशन करेंगे, ठीक है, जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो मुश्तरका खाता कहा जाता है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मुश्तरका खाता, ठीक है, और उसको पार्टीशन किस तरह करने हैं, ये सारी चीजें किसका काम है, रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम है। रिकवरी प्रोसीजर, अच्छा अब ये रिकवरी प्रोसीजर क्या आएगा बीच में, हम जो रिकवरी प्रोसीजर पढ़ेंगे वो ये है कि फॉर एग्जांपल किन्जा है, किन्जा ने लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है, ठीक है, वो पे नहीं किया, ठीक है, किन्जा को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी इशू हो चुके, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, उससे रिकवर किस तरह करना है, जब किन्जा ने पे नहीं किया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि किन्जा हो गई है डिफॉल्टर। ठीक है। अब डिफॉल्टर जब हो जाएंगी उससे पैसे किस तरह निकालने, क्या उनकी जमीनें बेची जाएंगी, ठीक है, क्या नीलामी की जाएगी, क्या बिड लगेगी, क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों का बकायदा एक चैप्टर आता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा ये किसका काम है, ये सारा काम कौन करेगा, ये लैंड, ये जो आप लोगों के रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं ये काम करेंगे। अच्छा जी। ऑक्शन कहते हैं नीलामी को, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, डिफॉल्टर है यहाँ तो उसे पैसे वैसे निकाल देंगे, शराफत से वो दे देगा, वारंट वगैरह निकालेगी हुकूमत तो दे देगा, अगर नहीं देगा उसकी जो जमीन जमून होगी ऑक्शन लगाएंगे, ये पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर है। ठीक है, वो आगे चल के देखेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज याद रखिए, हर तरह का काम जो है लैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर्स आते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी मलकियत का, ठीक है, टाइटल, टाइटल का मतलब है मलकियत, आपके एक्ट के अंदर जहां पर टाइटल वर्ड यूज होगा उसका मतलब आता है मलकियत। अच्छा, जब मलकियत पोजेशन का मसला आएगा, ठीक है, वो मसला कहां पे जाएगा, वो मसला आपकी कोर्ट्स में जाएगा, अगर 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ये चीज आगे चल के भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर 90 दिन के अंदर अंदर आपका फैसला नहीं सुनाया जाता फिर आपकी कोर्ट फैसला करेंगी आगे चल के, ठीक है, ये चीज आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि भाई 272 हो तो हमारा एक मरला बनता है, 20 मरले हो तो हमारा एक किनाल बनता है, 8 किनाल हो तो हमारा 1 एकड़ बनता है, अगर हम आधा एकड़ कहना हो, ठीक है, तो 4 किनाल को हम क्या कहेंगे, बीघा, एक वर्ड यूज किया जाता है बीघा, आप ज्यादातर यहाँ पे जो वर्ड पढ़ेंगे ना वो उर्दू वाले लफ्ज इस्तेमाल होंगे, ठीक है, उर्दू में पढ़ेंगे, इंग्लिश में कम ही लफ्ज पढ़े जाएंगे। तो अगर 25 एकड़ हो तो 1 मुरब्बा होता है, इसके अंदर कितने फुट होते हैं 1 एकड़ के अंदर, वो ये, अब ये चीजें याद करनी है, ये चीजें रट्टा मारने वाली हैं। मैं पूछूं तैयबा बताएं भाई 4 किनाल को क्या कहेंगे, आपको फौरन पता होना चाहिए। मैं पूछूं कि जैनब मुझे ये बताएं कि 25 एकड़ में कितने फुट होंगे, फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीजें याद करनी है, ठीक है, ये चीजें भूलनी नहीं है, ये चीजें फिंगर टिप्स पे याद करनी है। यहां तक बताएं, किसी का कोई सवाल, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी एक्ट के साथ कि क्या चीजें पढ़नी है हम लोगों ने। हाँ जी, चलें जी, शुक्र है थोड़ी थोड़ी पहचान होती जा रही है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा अब
बात आ गई आपके एक्ट के ऊपर। अब बकायदा ये तो पीछे तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पढ़ लिया ना साइमा, में आगे चलते हैं, आगे सारा कुछ है साइमा, आगे सब कुछ है, रुक जाए, आगे सारा कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वो तो पीछे हम लोगों ने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली क्या क्या चीजें पढ़नी है, अब यहाँ से प्रियम्बल की बात करते हैं। आपका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये पास कब हुआ? 3435, ये क्या था ये मैं बताती हूँ ना, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, कंफ्यूज हो गए हैं। 43,560 फुट, 25 एकड़ के अंदर कितने फुट होंगे? ठीक है। एफ का मतलब है फुट, एम का मतलब है मल्ला, एकड़ बीघा, के का मतलब किनाल आ गया, ठीक है। किनाल को जिसको किला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आगे चलेंगी, मैं बताऊंगी। आगे चलें, आगे डिटेल में सारी चीजें हैं। प्रियम्बल की बात करते हैं, पास कब हुआ? पेपर में पूछ सकता है, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर 1967 में पास हुआ। पूरा नाम क्या है? ये पूरा नाम आगे लिखा हुआ है, पूरा नाम भी पेपर में पूछता है, ठीक है। अब पूरा नाम इस तरह पूछेगा, कोई ये गलती करेगा बीच में, ठीक है। अब वो पूरा नाम कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, पता नहीं मैंने पूरा नाम क्या पढ़ा था, लैंड रेवेन्यू एक्ट था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका नाम था लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, कोई कहेगा नहीं इसका नाम था द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो पूरा नाम इसका ये आता है, ये चीज याद रखनी है, पूरा नाम ये है। अगर पेपर में पूरे नाम की ऑप्शन आएगी तो इसके ऊपर टिक करना है। अच्छा जी, ये कहा जाता है 1965 का ये 17th एक्ट था। 17 इस तरह रोमन काउंटिंग्स में उसने लिखा हुआ है, रोमन लैंग्वेज में, तो 17th एक्ट था जो पार्लियामेंट से पास हुआ 1967 में। अच्छा जी, अब आपके पास अगर नोट्स होते सारे स्टूडेंट्स के पास, तो वहां पे हम लोग डिटेल में सारी बातें पढ़ रहे होते, और उसमें मैं आप लोगों को कहती कि भाई ऊपर लिखते जाएं चीजें। अब किसी ने नोट्स प्रिंट करवाने की जहमत ही नहीं की, तो वैसे ही मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा ये 17वां एक्ट है जो 1967 में पार्लियामेंट से पास हुआ। और टोटल बात की जाए तो इसके 184 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं? 184 इसके टोटल सेक्शन आते हैं। इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो इसके टोटल 15 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। और एक स्केड्यूल है, ये चीज आप लोगों ने खुद याद रखनी है। पेपर में वो ये पूछेगा कि भाई फलानी चीज किस चैप्टर के अंदर है, वो आपको पता होना चाहिए। वो कहेगा कि 14th चैप्टर डील्स विद, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 14वां चैप्टर वो किस चीज से डील करता है। वो पूछेगा सेक्शन नंबर 3 किसका है, वो भी पता होना चाहिए। इस तरह करके एमसीक्यूज डाल के देगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? यहाँ पे बताएं कोई सवाल किसी का? क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? नहीं तो आगे चलें हम लोग। नेक्स्ट करते हैं, उठ जाएं सारे, हाजिरी लगवाएं एक बार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। सारा कुछ करना है, सब कुछ आगे चलते जाए ना हसीब। आगे वाले सवाल अभी नहीं करने, जो सवाल आपके आगे चल के आएंगे वो पहले नहीं करने, साथ साथ चलना है, ठीक है। 5 कदम आगे छलांग नहीं लगानी, ठीक है। चले, हम बात करते हैं कानून मामलाते जमीन। उर्दू में नाम कहा जाता है कानून मामलाते जमीन, ठीक है। ये नहीं तो हम बात करते हैं महकमा माल की या कवानीने माल की। ये किसका नाम है? ये आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट का नाम आता है। अब एक चीज याद रखिए, आप बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा, मैम यहाँ पे हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है एक, ठीक है, दूसरा हमारे पास एफबीआर है। एफबीआर का काम भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो इनमें फर्क क्या है? ठीक है, एक चीज याद रखिए, इनमें फर्क ये है कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है। एफबीआर का और बीओआर का आपस में किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी, कोई लिंक नहीं है। वो किस तरह लिंक नहीं है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप लोगों का प्रोविंशियल अदारा है, ठीक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप लोगों का फेडरल इदारा आता है, ठीक है। एफबीआर आप लोग जिसे कहते हैं। अब एक चीज याद रखिए, हम जब बात करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो एग्रीकल्चर लैंड से टैक्स कलेक्ट किया जाता है,
ठीक है, ज़रूरी जमीनों का कलेक्ट किया जाता है। जो एफबीआर कलेक्ट करती है वो बाकी जितना टैक्स आता है, जर्नल सेल टैक्स आ गया, एक्साइज आ गया, सारे के सारे जितने टैक्स आते हैं वो किसके पास जाते हैं, वो एफबीआर के पास जाते हैं। इसीलिए इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? वो स्टूडेंट, एग्जैक्टली वो स्टूडेंट जिन, जाहिर बात है, जिनके दिमाग में बात आ रही होगी कि एफबीआर और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इनका आपस में कोई तो लिंक तो नहीं, दोनों ही टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ये आता है। ये बात याद रखनी है पेपर में। यहाँ पे बताएं कोई सवाल इससे रिलेटेड किसी का? ये बात समझ आई, क्लियर हुई? आगे चलें, आगे चलें। अच्छा जी, अब मैं वो पूछता है, अब ये यहाँ पे ना हम हायरार्की पढ़ने लगे हैं थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, वो बात करता है कि LRA यानी जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो किसे डील करता है। ठीक है, उसका स्कोप क्या है, डील क्या करता है? वो कहता है कि ये अपॉइंटमेंट करता है रेवेन्यू ऑफिसर की। किससे डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये हायरार्की किस तरह बनी होगी? प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आप लोगों का जो इदारा होगा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे जो इदारा काम करेगा डिवीजन के अंदर, उसको हम लोग कमिश्नर कहेंगे। कमिश्नर के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप लोगों का कलेक्टर आता है। उससे नीचे तहसील की बात कर लें या सब डिवीजन्स की बात कर लें, उसमें आप लोगों का AC1 और AC2 आएगा। ठीक है, AC1 असिस्टेंट कलेक्टर 1 आ गया और असिस्टेंट कलेक्टर 2 आ गया। AC1 को आप लोग तहसीलदार कह सकते हो। ठीक है, और इसके पास असिस्टेंट कमिश्नर की पावर्स भी होती हैं। और ये आप सबको पता है कि जो तहसीलदार है 5 साल के बाद जो है ना उसको जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, और क्या नाम है, प्रमोशन होने के बाद। तो वो ये बात होती है कि जो स्टूडेंट जो है CSS नहीं कर पाते तो ये दूसरे रास्ते से आ जाते हैं। क्लियर हुई बात? ये वाला रास्ता ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, वो क्यों रहता है? क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाओ ना, नीचे से ऊपर जाओ, नीचे वालों का सारा खाता ऑलरेडी पता होता है कि नीचे हम लोग नौकरी करके आए हैं, नीचे के क्या हालात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो यहां तक बताएं, किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन किसी का? बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी, अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी प्रॉपरली। हम लोगों ने अभी लैंड रेवेन्यू एक्ट का हम लोगों ने एक्ट ओपन नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास आता है, जाहिर बात है पार्ट्स के अंदर पढ़ाऊंगी मैं, एक दिन के अंदर हमारा सारा रेवेन्यू एक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता, तो हम पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स के ऊपर अपने आपने फिंगर टिप्स पे अपने जो है ना पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। वो कौन से पॉइंट है? पहली बात याद रखिएगा कि आप लोगों का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, तो आप लोगों के माइंड के अंदर फौरन सवाल आना चाहिए कि रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन से आ सकते हैं? अगर प्रोविंस लेवल पे देखें तो आप लोगों का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आएगा। डिवीजन के ऊपर अगर आप नजर दोहराएंगे तो आपके पास आपका कमिश्नर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नजर दोहराएंगे कलेक्टर आ जाएगा। तहसील और सब डिवीजन के ऊपर करेंगे AC1 आ जाएगा, AC2 आ जाएगा। ये आप लोगों को हायरार्की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में MCQs आएगा कि डिवीजन के अंदर कौन है। आप कहेंगे कमिश्नर, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो कलेक्टर भी कह सकता है, वो AC1 भी कह सकता है। अगर मैं पूछूंगी किसी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है, फौरन आपको पता होना चाहिए मैम वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? पहला पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि टैक्स किससे कलेक्ट होगा? हाँ, ये वही ब्रिटिश वाला सिस्टम ही चल रहा है ना, वही सिस्टम चल रहा है। मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि वेस्ट पाकिस्तान 1967 में तब का बना हुआ अभी तक चल रहा है। लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड होगी तो आप सबने दोबारा ज्वाइन करनी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, यानी टैक्स किस किस से कलेक्ट होगा, हैदर से होगा, इकरा से होगा, किस किस से होगा, कितनी जमीनें हैं, क्या कुछ है, सारा कुछ देखा जाएगा। असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट